नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। किसानों को 0% ब्याज पर लोन बांटने के मामले में सिंचित और असिंचित फसलों का क्राइटेरिया तय किया गया है। सरकार के इस क्राइटेरिया में किसानों और कृषि विशेषज्ञों को कई विसंगतियां नजर आ रही हैं। जिन जिलों में गेहूं का उत्पादन ना के बराबर हुआ है, वहां के किसानों को 54,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर्ज लेने की छूट मिली है, जबकि जिन जिलों में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ है, वहां के किसान केवल 35 से 42,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लोन ले सकेंगे। हालांकि इस विसंगति पर किसान संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, भोपाल, हरदा, सीहोर सहित कुछ और जिलों में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, लेकिन इन जिलों के किसानों को लोन की राशि कम दिए जाने के क्राइटेरिया में शुमार किया गया है। इन जिलों में सिंचित व असिंचित फसलों का क्राइटेरिया तय कर सरकार किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दे रही है। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि जिन जिलों में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, वहां लोन ज्यादा देकर गेहूं और चना की पैदावारी करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। जबकि किसान संगठनों का तर्क है कि जिन जिलों में किसान गेहूं का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, उन्हें वहां लोन भी ज्यादा मिलना चाहिए। सीहोर में 40,000, विदिशा में 35,000, रायसेन में 33,000, हरदा में 42,000 प्रति हेक्टेयर लोन मिल रहा है। इन सभी जिलों में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जबकि मंदसौर, रतलाम और नीमच जिले में 54,000, इंदौर में 45,000, आगरमालवा में 48,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लोन दिया जाएगा। इधर मुरैना, श्योपुर, इंदौर, उज्जैन, बड़वानी, दतिया और भिंड जिले में गेहूं की असिंचित भूमि होने के चलते किसानों को लोन की पात्रता नहीं होगी। अलीराजपुर, इंदौर, सीहोर, झाबुआ, खंडवा, नरसिंहपुर, बड़वानी तथा खरगोन जिले में सरसों और राई की फसलों की कर्ज देने की श्रेणी में शुमार किया गया है। राज्य सरकार ने जो भाजपा की जो सत्ताधारी दल है, उसकी महत्वाकांक्षी योजना थी 0% पर किसानों को ब्याज देनी जाए। इसके लिए हर साल राज्य सरकार कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाती है। इस साल जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया से किसान संगठन नाराज हैं अभी, लेकिन सरकार का कहना है कि ये उन क्षेत्रों के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया है जहां गेहूं की फसल जो है ज्यादा नहीं होती है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार निगम साहब। सूर्यकांत जी, एक तरफ आय दोगुनी करने की बात की जाती है, दूसरी तरफ 0% ब्याज के लोन में ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है। आय दोगुनी कैसे होगी? देखिए निगम साहब, असल में सरकार के साथ जिनके बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन करना होता है, वो होती है अफसरशाही जी। जब नियम कानून बनाए जाते हैं तो अफसरशाही उनका प्रारूप तैयार करती है, फिर वो सरकार के पास भेजती है, उस पर फैसला होता है। तो इस मामले में भी यही हाल है। अफसरों को पता ही नहीं है, वो अपने बैठ के एसी कमरों में और वहाँ योजना बना लेते हैं और सरकार से उस पर अमल करा लेते हैं। तो इसमें भी वही हाल है। आप एक चीज बताइए, किसान तो किसान है जी, किसान कहीं भी रहे, खेती उसे करना है। तो भैया जब वो खेती करेगा अपने खेत में, तो सबके लिए सरकार की नजर में सारे किसान एक जैसे होने चाहिए। जी हाँ। अब आप कहीं पर ज्यादा कर्ज दे रहे हैं, गेहूं के उत्पादन के हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है वहां कम लोन मिलेगा और जहां कम उत्पादन हुआ वहां लोन ज्यादा मिलेगा। निगम साहब, पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक समान मिट्टी हो खेतों। जी हाँ, बिल्कुल, उत्पादन एक जैसा नहीं होता और इसलिए उत्पादन भी अलग अलग तरह से होता है और अलग अलग तरह का होता है। अब मान लीजिए किसी इलाके में अगर गेहूं नहीं होता, कोई दूसरी फसल होती है, तो मतलब वो उसके लिए पात्र नहीं है उसका लिए। जी, ये तो बात समझ नहीं है। खेती तो खेती है,
कोई धान बोएगा तो कोई मूंगफली भी लगाएगा, कोई सरसों बोएगा तो कोई गेहूं लगाएगा। तो ये तो किसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या पैदा करना चाहता है, वो कितनी मात्रा में करना चाहता है। सीधा तय कर दिया जाए कि भाई इतने 1 हेक्टेयर पे आए, 1 एकड़ पे आए, 1 बीघा पे इतना अनुदान मिलेगा, उतना अनुदान दीजिए। किसान अपनी सुविधा के अनुसार, मिट्टी ही जिस तरह की है उसमें जो फसल अच्छे से हो सकती है उस फसल को बोएगा, उससे किसान को भी फायदा होगा और ऐसा नहीं है सरकार को भी फायदा होगा और प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा। कई चीजें ऐसी हैं जो प्रदेश में नहीं होती है, दूसरे प्रदेशों से हमें मंगानी पड़ती है, तो हम कम से कम फसल में आत्मनिर्भर तो हो जाएंगे। अब इसके लालच में किसान कि भैया कर्ज के एरिया से हम बाहर ना हो जाएं, वो बेचारे मजबूरन कोई दूसरी फसल बोने को मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्यकांत जी, सरकार में बैठे अफसर जो हैं वो जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को क्यों नहीं समझते हैं कि नियमों के अनुरूप, नियमों के दायरे में रहते हुए ही ऐसी कोई नीति बनाएं या ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाएं जिससे जिनको दिया जाना है, ये जो भी हितग्राही हैं, उनको भी लाभ हो और जो जनप्रतिनिधि जिस मंशा के साथ, आखिर घोषणा तो जनप्रतिनिधियों ने की थी, तो वो उसको क्यों नहीं करते? देखिए, मध्य प्रदेश में जी अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरा आरोप है, यह आरोप खुद भाजपा के बड़े गाए बगाए। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी भी कई बार अधिकारियों को मीटिंगों में भी चेताते रहते हैं कि एसी के कमरों से बाहर निकलिए, फील्ड में जाइए, फील्ड में देखिए। देखिए, पिछली बार सरकार ने निर्णय लिया था और अफसरों को कहा था जी कि आप ग्रामीण इलाकों में जाएं, मैदानी स्तर पर जाकर देखें क्या परेशानी है, उनकी समस्याओं का निदान करें, रात आप किसी ग्रामीण इलाके में रुकें। लेकिन कौन सा अफसर गया? कोई नहीं गया जी। सरकार भी भूल गई। अगर सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है कोई अधिकारी, तो सरकार को चाहिए कि उसको सख्ती के कड़े से कड़ा दंड दे। तो जब दंड मिलेगा तो अधिकारियों में भय होगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 3 ही ऐसे सीएम हुए हैं जिनसे अफसरशाही कापा करती थी, और भाजपा के ही वीरेंद्र कुमार सकलेचा ऐसे सीएम रहे हैं तो उनके नाम से वो बड़े बड़े आईएएस कांप जाते थे और उनकी मंशा समझकर उनकी मंशा के अनुसार काम करने लगते थे। और इसके बाद सुंदरलाल पटवा और अर्जुन सिंह, इन तीनों मुख्यमंत्रियों के समय में अफसरशाही बिल्कुल मस्तक रहती थी। लेकिन उसके बाद से अफसरशाही ने जो अपना रूप दिखाया है, वो रूप यहाँ तक आ गया कि उसके खुद के मंत्रियों को सार्वजनिक कार्यक्रम में कहना पड़ रहा है कि भैया अफसरशाही ही 80% काम निर्णय लेती है और उसी के अनुसार काम होता है। जी हाँ, अगर आपका एक मंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो ये तो सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सूर्यकांत जी, सरकार में बैठे जब इसमें जो ये अधिकारी हैं, ये जब नीति का निर्धारण करते हैं वो अपने हिसाब से पूरी बना लेते हैं, उसके बाद जब हंगामा होता है, विरोध होता है, उसके बाद बहुत सी ऐसी देखी गई है नीतियों में तब्दीली हुई है, संशोधन हुआ है, तो आखिर ये हंगामा और विरोध की स्थिति निर्मित क्यों होती है? पहले ही इन सब चीजों को क्यों नहीं अध्ययन करके या बारीकी से उसकी जानकारी लेके सब चीजों को तैयार किया जाए? ये केवल 0% ब्याज की अकेले की बात नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं जो धरातल पे आने के बाद, जो लागू होने के बाद उनमें विरोध हुआ, फिर विरोध होने के बाद उसमें संशोधन सरकार को करना पड़ा। तो ये पहले ही क्यों नहीं होता? हंगामे और विरोध का इंतजार क्यों होता है? देखिए निगम साहब, अफसर जब कोई कार्य योजना तैयार करते हैं, कोई नियम कानून बनाते हैं या उसका प्रारूप तैयार करते हैं, तो अफसर अपनी मनमर्जी के अनुसार करते हैं जी। उसमें उनके कुछ हित भी जुड़े रहते हैं। उस हिसाब से वो प्रारूप तैयार करते हैं, उसे लागू कराने का प्रयास करते हैं। जब वो लागू हो जाता है तब आम जनता को पता लगता है और कई बार तो कैबिनेट में आने तक जी कोई विभाग की नीति जो तैयार की गई है वो कैबिनेट में आने तक सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों तक को पता नहीं होती है। जी। जब उन्हें पता लगता है कि अच्छा ऐसा भी है, तो जब वो होता है तो फिर इस तरह की स्थिति बनती है। वो इसका मूल कारण वो है कि अगर अफसर चाहे तो वो संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से फीडबैक ले और उसके अनुसार भी किसी भी योजना में सूर्यकांत जी फीडबैक लेने के बाद ही उसको अमली जामा पहनाया जाता है, ये प्रावधान भी है। देखिए,
प्रावधान होना अलग बात है, उसका क्रियान्वयन होना अलग बात है। क्रियान्वयन कितना होता है ये सबको पता है, आपको, हमको, सबको मालूम है। क्रियान्वयन कैसे और कब होता है। अगर समय पर सही नियमों का क्रियान्वयन होने लगे तो प्रदेश ही नहीं, देश की 90% समस्याओं का निदान हो जाए। बाद में जरूरत ही नहीं पड़े ना सरकार को कोई कदम उठाने की, ना अफसरों को, ना जनता को आंदोलन करने की। आप इसके कई उदाहरण देख सकते हैं जी। आखिर हम तो कहते हैं आप खाली बिजली से ले लें या आप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से ले लें। जब अतिक्रमण होता है तब कोई सरकारी अमला कोई कार्रवाई नहीं करता, उसमें जिला प्रशासन का अमला भी होता है, उसमें नगरीय क्षेत्र में नगर निगम का अमला भी होता है। जब शिकायत होती है, हंगामा होता है, शिकायत होती है, तब भी कुछ नहीं होता। जब ज्यादा ही कुछ होने लगता है तब फिर प्रशासन हरकत में आता है। तब तक यह होता है कि कब्जाधारी को हटाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है और उस जगह से हटाकर अवैध कब्जाधारी को दूसरी जगह बसाया जाता है। मतलब ये सही कहा सूर्यकांत जी आपने कि अफसरों को एसी कमरों से बाहर निकलकर धरातल पर सारी जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए योजनाएं होती हैं, जनता से जुड़ी हुई नीतियां होती हैं, इसका सीधा सीधा असर जनता पे पड़ता है। और अधिकारी एसी के बंद कमरों में बैठकर ये योजनाएं बनाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार नसीहत दे चुके हैं और बोल चुके हैं कि एसी के कमरों से बाहर निकलिए और बाहर निकल के जो जनता है उनसे रूबरू होइए और उनकी समस्याओं को समझिए और उसको नीतियों में शामिल करिए, योजनाओं में शामिल करिए, जिससे जनता को फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपका इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। ये सही है कि जो मंत्रालय में बैठे अफसर नीतियों का निर्धारण कर देते हैं, उनमें कई खामियां होती हैं जो जनता को जब लागू हो जाती है तब कई दिक्कतें आती हैं, हंगामा विरोध होता है, उसके बाद उसको फिर संशोधन किया जाता है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। सरकारी दफ्तरों में आला अफसरों की जिस काम में दिलचस्पी होती है उस काम की फाइल को पंख लग जाते हैं और तत्काल उस काम को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन जिस काम में अफसरों की दिलचस्पी नहीं होती है उस काम की फाइल वर्षों तक टेबल